अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 में ही है और इसको स्टार्ट किए हुए हमारे तकरीबन 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये आज का हमारा 13th लेक्चर है। इसमें इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और उनमें बिल्कुल बेसिक्स में हमने ये पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होती है। उसके बाद हमने फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ी कि शेड्यूलिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कितने टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स हैं और इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी। उसके बाद कल की क्लास में हमने ऑपरेशंस पढ़े कि आप प्रोसेसेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। इनमें से हमने 2 ऑपरेशंस पढ़े जिनमें एक ऑपरेशन क्रिएशन का था और दूसरा टर्मिनेशन का था और उसकी काफ़ी सारी डिटेल हमने साथ साथ में डिस्कस की। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने ये बताया था कि मैं ये जो टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फिर क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स में और नॉर्मल रिमोट प्रोसीजर कॉल्स वगैरह। तो ये मैं सोच रहा था कि मैं डिस्कस करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मैं इवेंचुअली इस नतीजे पे पहुँचा कि इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स को फिर हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल है। आई डोंट नो आप लोगों की प्रोग्रामिंग कैसी है, तो इस वजह से हम सिर्फ इस एक टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और ये बाकी के 2 टॉपिक्स जो हैं ये इसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा, फिर आप बाकी अगर ये ख़ुद पढ़ना चाहें वो तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस और इन योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये 2 थोड़े से ऐसे कह लें कि हाई लेवल टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल सिंक्रोनाइजेशन है या थ्रेडिंग है जो कि फ़िलहाल आपने नहीं पढ़ी, तो इस वजह से फिर इसको अभी फ़िलहाल डिस्कस करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मीनिंगलेस है, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इनके एग्जांपल्स को। लेकिन बहरहाल आपकी बुक में भी है, आपके इस चैप्टर में भी है, आपके इस बुक का हिस्सा है, तो यू शुड बी अवेयर कि ये हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर आपको टाइम मिले, कोई मौका मिले, तो आप इसको फिर थोड़ा सा बाद में आकर जब बाकी के चैप्टर्स हो जाएं तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूँ कि ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो रिकैपिंग दिस चैप्टर, इसमें हमने पहले प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े। उसमें हमने ये देखा कि आपके एक प्रोसेस जो है उसके काफ़ी सारे पोर्शंस होते हैं। एक को डेटा पोर्शन, टेक्स्ट पोर्शन कहते हैं या कोड पोर्शन कहते हैं। उसके अलावा इसके साथ एक प्रोग्राम काउंटर होता है, इसके अपने रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेस के साथ। एक स्टैक का पोर्शन होता है, एक डेटा का पोर्शन होता है और एक हीप का पोर्शन होता है। इसकी एग्जांपल हमने फिर यहाँ इस तरह से इसमें देखी थी कि मेमोरी में आपका जो प्रोसेस होता है वो स्टैक मैनेज करता है, हीप मैनेज करता है, इसका डेटा पोर्शन होता है और इसका टेक्स्ट पोर्शन होता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को नज़र आता है। इसके कुछ स्टेट्स पढ़े थे कि हमारे पास न्यू स्टेट होता है, रनिंग, वेटिंग, रेडी और टर्मिनेटेड, ये सारे स्टेट्स हैं। इसमें हमने कल जब देखा तो हमने एक प्रोसेस को बनाया और उसको रन किया और इसके अलावा उसको टर्मिनेट किया। ये रेडी और वेटिंग जो है ये आगे के चैप्टर्स में आएंगे, तो ये ऑपरेशन थोड़े से बाद में आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये डायग्राम डिस्कस किया कि इसमें आपके पास एक न्यू स्टेट होता है, एक रेडी होता है, एक वेटिंग, एक रनिंग और एक टर्मिनेटेड। तो इस तरह से आपके जो नए प्रोसेसेस हैं वो रेडी स्टेट में पहले आते हैं, फिर रेडी के बाद रनिंग में जाते हैं, अगर उन्होंने कोई आईओ करना है या किसी इवेंट का इंतज़ार करना है तो फिर वो वेटिंग में चले जाते हैं, फिर दोबारा से रेडी में आ जाते हैं और रेडी के बाद दोबारा रनिंग में आते हैं, और जब उनका टाइम ख़त्म हो जाए या वो प्रॉपरली बंद हो जाए तो उनको फिर हम टर्मिनेटेड स्टेट पे ले जाते हैं। तो ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमने पढ़ी थी कि इसमें इस तरह से आपके जो प्रोसेसेस हैं वो इन मराहिल से गुज़रते हैं। इसके अलावा फिर हमने एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का एक टॉपिक पढ़ा था कि आपके पास एक पीसीबी होता है, आपके प्रोसेस के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस एक टेबल में पड़ी होती है, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस इन योर टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम।
और ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को देखता है कि इसने कितनी रजिस्टर्स में वैल्यूज़ रखी हैं, इसका प्रोग्राम काउंटर कितना है, इसकी प्रोसेस का नंबर क्या है, इसके स्टेट्स क्या हैं, मेमोरी लिमिट्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स उसके साथ पड़ी होती हैं। उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पढ़ा था कि अगर एक प्रोसेस दो साइमल्टेनियस प्रोसेसेस रन हो रहे हैं और इनमें से एक इंटरप्ट हो जाए तो दूसरा वाला तब रिज्यूम होगा जब पहले वाले का स्टेट सेव हो जाएगा। और जितने भी प्रोसेसेस इंटरप्ट होते हैं तो उनके स्टेट्स पहले सेव होते हैं, तो दोबारा फिर दूसरे वाले प्रोसेसेस के स्टेट्स लोड होते हैं, और जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो दूसरे वाले का जो स्टेट्स हैं वो लोड कर दिया जाता है और ये पहले वाले का सेव कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आपकी सारी ये जो वो है प्रोसेसिंग है ये चलती रहती है। इन अदर वर्ड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि किस प्रोसेस को मैंने कहाँ पे बंद किया है और कहाँ पे रिज्यूम करना है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी पीसीबी में सेव कर दी जाती है। फिर थोड़ी सी डिस्कशन हमने थ्रेड्स पे की थी और हमने ये पढ़ा था कि बाकी की डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगी क्योंकि सारी डिटेल उधर है। फिर हमने लिनक्स के जो प्रोसेसिंग का स्ट्रक्चर है वो लिंक लिस्ट की उसमें देखा था। आज इसको थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि आपके पास शेड्यूलर्स हैं, इसमें शेड्यूलर का क्या काम है ये डिटेल से पढ़ा। उसके बाद फिर जॉब क्यूज़ हैं, रेडी क्यूज़ हैं, डिवाइसेस क्यूज़ हैं, ये सारा हमने डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ किस्म के क्यूज़ जो बनते हैं डिवाइसेस की, आईओ डिवाइसेस की या रेडी क्यूज़ वगैरह बनते हैं तो उनको डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर हमने शेड्यूलर्स के जिक्र किया था कि आपके पास 3 किस्म के शेड्यूलर्स हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है और एक मीडियम टर्म शेड्यूलर है। फिर कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास वो है मल्टीटास्किंग है वो किस तरह से होती है, या प्रोसेस क्रिएशन और टर्मिनेशन ये किस तरह से होती है। तो इस पे काफ़ी सारी डिटेल से हमारी डिस्कशन हुई। आज का जो लेक्चर है वो उसमें हम सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करेंगे और वो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। इन स्लाइड्स को मैंने यहाँ से अपडेट किया है, तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 पहले वाला है और उसको रिप्लेस कर दें इस पे, तो आपके पास इसमें ये जो मैंने एडिशन किया है आपको आ जाएगी। ठीक है, ये फिर आप LMS से डाउनलोड कर लें। अच्छा जी, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये नाम से ही ज़ाहिर है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस के बीच की कम्युनिकेशन, उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी 2 किस्में हैं, एक को इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कहते हैं और एक को कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो हैं जो कि इफ़ेक्ट ना हो, जो कि ना किसी से बात करते हैं और ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो प्रोसेसर के अंदर रन हो रहे हैं तो कोई ऐसा दूसरा प्रोसेस नहीं है कि इसको निकाल ले, या कोई प्रोसेस इससे बात नहीं करता या इससे कोई वैल्यूज़ नहीं ले सकता, ना इसको कोई वैल्यूज़ दे सकता है। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये यूजुअली कर्नल के जितने प्रोसेसेस हैं उसमें इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर इसका जो बिल्कुल कंट्रास्ट है, इसका जो बिल्कुल उल्टा है वो है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कोऑपरेटिंग वो है जो कि इफ़ेक्ट होते हैं और इफ़ेक्ट कर भी सकते हैं दूसरे प्रोसेसेस को। ठीक है, उनको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स these processes can talk to each other, they can send data to each other, they can receive data from each other and they can influence each other। ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अगर एक किसी मेमोरी पे रीड राइटिंग कर रहा है तो दूसरा भी उधर कर सकता है, और ये एक दूसरे के साथ ठीक ठाक अपना डेटा शेयर कर रहे होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस चूँकि आपको कुछ स्पेसिफ़िक काम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप इससे ना डेटा ले सकते हैं ना इससे कुछ प्रोसेस करा सकते हैं, तो ये चंद एक होंगे आपके सिस्टम में। ज़्यादातर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्काइप लगाया हुआ है और आप उसमें वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो देखें सिर्फ इस एक स्काइप ने काफ़ी सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्काइप लगाया तो स्काइप आपका माइक यूज़ कर रहा है, आपका माउस यूज़ कर रहा है, आपका कीबोर्ड यूज़ हो रहा है, आपका कैमरा यूज़ हो रहा है, आपका जो स्क्रीन है वो यूज़ हो रहा है। तो एक स्काइप ने काफ़ी सारी चीज़ों को ओपन किया है और वो सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं
और एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये स्काइप जैसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी आपने ज़्यादातर प्रोसेसेस जितने होंगे देखे होंगे वो सारे ज़्यादातर कोऑपरेटिंग ही होते हैं। ठीक है, तो इनकी रीज़न क्या है कि हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को प्रेफर करते हैं, वो रीज़न्स ये हैं। एक, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशनल स्पीड अप, मॉड्यूलरिटी, कन्वीनियंस। ये सारी चीज़ें, ये ऐसे 4 फीचर्स हैं, ऐसे कहने फ़वाइद हैं कि जो कि आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब मैंने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं एंड दे नीड टू एक्सेस द सेम फाइल। अगर आपके लेट्स सपोज़ आपके पास एक वो है, एक प्रोसेस है, लेट्स सपोज़ आपके पास एक जगह है, एक फ़ाइल है, यहाँ पर आपका डेटा पड़ा हुआ है और आपके काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं और इन्होंने ये सारा डेटा यहाँ से रीड करना है, तो ये साइमल्टेनियसली यहाँ से आपका सारा डेटा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो इस केस में ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसने पहले जाना है तो फिर ये इसमें कुछ चेंजेस कर देगा, इसके बाद ये चला जाएगा, जब ये चेंजेस कर देगा इसके बाद ये चला जाएगा एंड सो ऑन। तो ये एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होंगे और ये एक दूसरे को मतलब रास्ता देंगे, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है कि मैं पहले जाना चाह रहा हूँ, तो ये बाकी दो इसको अलाउ करेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि मैं जाना चाह रहा हूँ, तो फिर ये दोनों इसको अलाउ करेंगे। जब ये राइटिंग कर रहा है तो ये दोनों खामोश रहेंगे, जब ये राइटिंग कर रहा होगा तो फिर ये दोनों खामोश रहेंगे एंड सो ऑन। तो इन अदर वर्ड्स दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर, ताकि सेम फाइल को सिमिलर जगह को रीड राइट कर सके या इस जगह से रीडिंग राइटिंग हो सके। इस किस्म के प्रॉब्लम को कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम कहते हैं, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो है जो हमारी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपके पास आपको ये इनेबल करके देता है कि आप सिमिलर या सेम फाइल में रीडिंग राइटिंग कर सकें या एक ही जगह पर आप मल्टीपल प्रोसेसेस से काम ले सकें। ठीक है, दूसरा फ़ायदा इसका है कंप्यूटेशनल स्पीड अप। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, कंप्यूटेशनल स्पीड अप का क्या मतलब है। आपके पास एक प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे कह लें कि एक चलो इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, फ़िलहाल ये पढ़ लें। ऑफन अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फास्टर इफ़ द प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सब टास्क्स टू बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन अगर ब्रेक डाउन हो सके छोटे छोटे सब टास्क्स में, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो काम आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो वो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक तस्वीर है, ऐसी इमेज है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इमेज की एग्जांपल देता हूँ, इमेज से आपको जल्दी से समझ आएगी। इमेज आपको शायद पता हो कि छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनती है, ऐसे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं आपके इमेज में, और इससे फिर आप वो रेजोल्यूशन और सारा इस तरह से एक फ़र्ज़ करने एक इमेज है और मैं ये चाह रहा हूँ, ये सारे इसमें पिक्सल्स हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स मतलब पिक्चर एलिमेंट। ये बिल्कुल छोटा सा एक डॉट होता है आपके इमेज में। ठीक है, तो ये जो पिक्सल है, लेट्स सपोज हमने करना ये है कि मैंने इस पिक्चर को इन्वर्स करना है, या इसको मैंने चलो ब्लैक एंड वाइट करना है। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखें, आपका एक एल्गोरिदम क्या करेगा, आपने एल्गोरिदम से कहा कि पहले पिक्सल पे जाओ और इस पिक्सल को आप ब्लैक एंड वाइट करो, उसके बाद दूसरे पिक्सल पे जाओ, उसको ब्लैक एंड वाइट करो, उसके बाद तीसरे पिक्सल पे जाओ, उसको ब्लैक एंड वाइट करो, उसके बाद चौथे पिक्सल पे जाओ, उसको ब्लैक एंड वाइट करो। तो देखें, काम एक ही है, एक ही टास्क है, एक एक पिक्सल पे जाना है और उसको ब्लैक एंड वाइट करते जाना है। तो एट द एंड ऑफ दिस पिक्चर आपके पास सारी पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड वाइट पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये है कि आपके पास क्वाड कोर प्रोसेसर्स हैं, 4 प्रोसेसर्स हैं, 1 2 3 और 4, लेट्स सपोज 4 प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो टास्क है, इस टास्क एक ही है। टास्क क्या है कि आपने हर एक पिक्सल पे जाकर उसको ब्लैक एंड वाइट करते जाना है, काम एक ही है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पिक्चर को डिवाइड कर देते हैं, या हॉरिजेंटली या वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज इसको हमने हॉरिजेंटली डिवाइड किया।
एक डिवीज़न, एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन हमने यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। और हमने ये कहा कि जो पहली वाली लाइन है इसका टास्क इस वाले प्रोसेसर को असाइन करो, ये दूसरे का दूसरे वाले प्रोसेसर को असाइन करो, तीसरे का तीसरे वाले प्रोसेसर को असाइन करो और चौथे का चौथे वाले प्रोसेसर को असाइन करो। और सबसे कहते हैं कि आप एक एक पिक्सल पे जाओ और इसको ब्लैक एंड वाइट करते जाओ। तो इससे क्या होगा, अगर ये काम आप एक प्रोसेसर से करते तो आपको पहले पिक्सल से स्टार्ट करके लास्ट पिक्सल तक जाना पड़ता और बाकी के जो प्रोसेसर्स हैं उनको वेट करना पड़ता। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल हिस्सों में, तो आप उससे मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम ले सकते हैं, और वो काम है कंकरेंसी या साइमल्टेनियसली एक उसको रन करना, एक प्रोसेस को रन करना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेसेस को अगर हम डिवाइड कर दें तो उनको हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेसर्स पर रन करा सकते हैं। इस केस में हमने एक ही टास्क जो था वो मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड किया और फिर एक एक प्रोसेसर को हमने असाइन किया एंड देन हम उसको साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, कंकरेंटली रन कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड अप हो गई, आपकी कंप्यूटेशंस जो है वो तेज़ हो गई। इन्होंने लिखा भी है पर्टिकुलरली व्हेन मल्टी प्रोसेसर्स आर इन्वॉल्व। अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसर्स हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, आजकल सारे सिस्टम्स में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, तो इस केस में फिर आपके टास्क अगर आप डिवाइड करें सब टास्क्स में तो आपके पास कंप्यूटेशनल स्पीड अप मस्ट होगी। तो ये तब ही ये काम हो सकेगा, एक सेकेंड, ये तब ही ये काम हो सकेगा। लेट्स सपोज़ इसने भी ये लाइन कन्वर्ट कर दी, ये आपने एक प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड किया था ना, मल्टीपल टास्क्स में डिवाइड किया था। इसने कहा कि जी मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने ये लाइन ब्लैक एंड वाइट कर दी, इसने भी एक लाइन ब्लैक एंड वाइट कर दी, इसने भी कर दी, इसने भी कर दी, इसने भी कर दी, ये सारे हो गए। अब इसको कंबाइन करना जो है वो भी किसी का तो काम होगा ना, इन सारे इससे फिर दोबारा से एक पिक्चर बनाना, क्योंकि ये तो मल्टीपल प्रोसेसर्स ने किया है, तो फिर इनको कंबाइन करना, दोबारा से रिकनसाइल करना, ये इनको एक पेज पे दोबारा से लाना, ये आपके एक सॉफ्टवेयर का काम होगा। और वो तब ही ये कर सकेगा जब ये प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है इससे बात कर सके, ये वाला जो है इससे बात कर सके, ये वाला इससे बात करे, ये वाला इससे बात करे, और फिर ये सारे एक किसी एक प्रोसेस से बात करें ताकि वो सारे इसको कंबाइन कर सकें। तो इन सारी प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन मस्ट होगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर आप टास्क्स को डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे भी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो आईपीसी का इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपकी कंप्यूटेशंस बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा, तीसरा फ़ायदा क्या है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का लफ्ज़ जब भी आप सुने इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को मॉड्यूल्स में या हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया है, इसको मॉड्यूलरिटी कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स में डिवाइड करने को मॉड्यूलरिटी कहते हैं। तो एक फ़ायदा कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का ये है कि आप एक काम को बड़े या छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इधर तो सब टास्क्स में डिवाइड कर रहे थे ना, इधर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मॉड्यूल्स का क्या मतलब है, मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि लेट सपोज़ आपके पास एक सर्वर है। सर्वर क्या चीज़ है, सर्वर वो है जो कि जिसमें आप अपना कुछ सामान रखते हैं, डेटा रखते हैं, या वो आपको कंप्यूटेशनली कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपके कोई क्लाइंट है, एक क्लाइंट है और ये इस सर्वर के साथ बात कर रहे हैं, और आपके पास एक डेटाबेस यहाँ पे पड़ी है, और इस यूज़र का जो डेटा है वो इस डेटाबेस में पड़ा है। और ये डेटाबेस जो है इसका काम ये है कि जब इसके पास रिक्वेस्ट आए तो ये इसका डेटा फॉरवर्ड करे, यानी यहाँ से ये रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस को और डेटाबेस फिर इसको जवाब देता है। यानी ये अगर कहे कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरा रिज़ल्ट दिखाओ, तो ये इसको इसका रिज़ल्ट दिखा देता है। ये डेटाबेस, इसका काम यही है, ठीक है। आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं या पढ़ी है, ये क्वेरी करता है और ये क्वेरी का जवाब देता है। ये जो डेटाबेस है ये जवाब देता है, क्वेरी का आंसर देता है। अच्छा, तो अब इस केस में अगर आपके पास एक ही डेटाबेस है, सिंगल डेटाबेस सिस्टम है, तो अगर ये तो सिंपल एक यूज़र है ना, लेट सपोज़ आपके पास हज़ारों यूज़र्स हैं, हज़ारों या लाखों यूज़र्स हैं, नादरा का डेटाबेस है, काफ़ी बड़ा डेटाबेस है। तो इस केस में आपका जो सिस्टम है
ये एक डेटाबेस दिस इज़ इनसफिशेंट, दिस इज़ इनएफिशिएंट कि ये सारे जो हैं ये रिक्वेस्ट करें एक ही डेटाबेस से और आपका जो एक डेटाबेस है या एक सर्वर है वो रिस्पॉन्स करे। इस केस में आपका जो डेटाबेस है वो ओवरलोड हो जाता है एंड इट इज़ अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट्स। तो इस केस में हम इस डेटाबेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इन हिस्सों को मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का और काफ़ी बड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि मैं अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन हम इसका सलूशन ये है कि हम इस डेटाबेस को ब्रेक डाउन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र्स जो हैं ये पेशावर से हैं तो इनको इस वाली डेटाबेस को रीडायरेक्ट कर दो। अगर ये यूज़र्स लाहौर के हैं तो इसको इस डेटाबेस के साथ लिंक कर दो, यानी इनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे नहीं जाएगी, और बाकी जो रह जाएं खैर अगर उनकी फिर यहाँ ले जाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें हमने एक डेटाबेस को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर फॉर लोड बैलेंसिंग, ताकि लोड बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ये तभी होगा, देखें डेटाबेस एक ही है लेकिन इस डेटाबेस को हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है ताकि यूज़र्स के लिए आसानी हो, ताकि ओवरलोड ना हो एक। तो ये तभी होगा। अब बाकी सारे यूज़र्स को तो ये डेटाबेस सिंगल सिस्टम नज़र आ रहा है लेकिन इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड, ये सारा डिवाइडेड है। तो जो बाकी के बाहर के यूज़र्स हैं उनको ये हम नहीं बताते कि आपको हमने ये डेटाबेस दिखाई है, उनको ये सारी डेटाबेस एक ही लग रही होती है और इंटरनली ये सारे डेटाबेसेस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये सारे एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? तो जब आपके पास IPC नहीं होगी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आप किसी चीज़ को मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको फिर सब टास्क्स में या मॉड्यूल में डिवाइड नहीं कर सकते। और मॉड्यूल्स में डिवाइड करना आजकल मजबूरी है क्योंकि आपको पता है कि एक वेबसाइट के हज़ारों यूज़र्स होते हैं या लाखों यूज़र्स होते हैं, तो उन सब को एक डेटाबेस से जवाब देना दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, वेरी इलॉजिकल, ठीक है। अच्छा, IPC का लास्ट फ़ायदा क्या है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस किसे कहते हैं कि आप मतलब है कि यानी आपके यूज़र के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। लेट सपोज़ आपके पास सिंगल यूज़र सिस्टम है या सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, तब भी आपका यूज़र जो है वो मल्टीपल चीज़ें रन कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिंगल यूज़र हूँ इस कंप्यूटर का, ये मेरे सामने है, इसमें मैंने पावर पॉइंट भी लगाया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपका पेंट भी खुला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम भी खुला हुआ है, आपका VS कोड भी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इकट्ठी रन कर रहा हूँ और ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो ये तभी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, कंपाइलिंग भी कर रहा हूँ, प्रिंटिंग भी कर रहा हूँ साथ में, और मुख्तलिफ़ किस्म के कोड भी मैं रन कर रहा हूँ। तो जो बैकग्राउंड पे ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात करेंगे इन ऑर्डर फॉर माई कन्वीनियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर कोई चीज़ कॉपी करूँ और मैं किसी दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पेंट में ही जाकर मैं पेस्ट करना चाहूँ तो देखें ये मैं पेस्ट कर सकता हूँ। देखें ये टेक्स्ट इधर इसने पेस्ट कर दिया। तो ये पेंट का जो वो है प्रोसेस है, ये इस माइक्रोसॉफ्ट ये जो पावर पॉइंट है इसके साथ बात कर रहा है, तभी ये एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ ये टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं थ्रू क्लिपबोर्ड। तो इस वजह से ये जो IPC है इसमें यूज़र के लिए काफ़ी कन्वीनियंस है, काफ़ी आसानी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो IPC है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इसकी समझ आई होगी कि इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कंप्यूटेशनल स्पीड अप है, मॉडुलरिटी है एंड सो ऑन, ठीक है, और आखिर में कन्वीनियंस है। तो अब इसमें दो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। कोऑपरेशन जो एक यानी कोऑपरेटिंग क्या मतलब कि ये एक दूसरे के साथ बात करें। तो दो प्रोसेसेस ऐसे जो कि एक दूसरे के साथ बात करें, उनकी दो किस्में हैं या दो मॉडल्स हैं कह लेंगे, ठीक है। एक को शेयर्ड मेमोरी मॉडल कहते हैं और एक को मैसेज पासिंग कहते हैं। दो मॉडल्स हैं। तो इसको रीड करने से पहले आप इस डायग्राम को देख लें। दोनों आसान हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन दोनों में फंडामेंटली एक बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, लेट सपोज़ आपके पास एक प्रोसेस A है, फ़िलहाल मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो A वाला है, ये वाला, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इसको कहते हैं, ये जो A है इसको मैसेज पासिंग कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैसेज पासिंग। तो ये वाला जो है दिस इज़ मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या है
कि आपके पास एक प्रोसेस है और एक दूसरा प्रोसेस है, और ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एक क्यू बनाएंगे, क्यू कतार को कहते हैं ना, और ये यूजुअली कर्नल लेवल पर बनता है, ये क्यू कर्नल लेवल पर, ठीक है। प्रोसेस ए जो है वो कुछ मैसेज देगा, तो वो मैसेज क्यू में चला जाएगा, जिसको मैसेज क्यू कहते हैं, वहाँ चला जाएगा, और ये क्यू कर्नल में बनता है, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड प्रोसेस ए जो है वो कुछ सिस्टम कॉल करेगा, और वो सिस्टम कॉल के नतीजे में आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा कर्नल में, और कर्नल के इस क्यू में वो चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैसेज 0 है ये इस ए ने यहाँ पे रखा हुआ है, और अगर मैसेज बी इसके साथ बात करना चाहे तो वो भी प्रोसेस बी जो है वो भी आपका इस क्यू में कोई मैसेज रख देगा, एंड देन प्रोसेस ए कैन रीड इट फ्रॉम दिस क्यू, ठीक है। ये तरीका जो है, ये जो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बात कर रहा है, इन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मैसेज क्यू। जब तक ये मैसेज क्यू है ये एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे, और याद रखें कि ये मैसेज क्यू जो है ये कर्नल लेवल पर है, यानी कर्नल को पता चलता है कि ये एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये है मैसेज पासिंग का कि अगर आपके पास लेट सपोज़ 2 या 3 या 4 या 5 कंप्यूटर्स हैं, और वो काफ़ी दूर दूर पड़े हुए हैं, एक कहीं दूसरी कंट्री में है, दूसरा किसी दूसरी कंट्री में है, और वो एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे हैं, तो मैसेज पासिंग के थ्रू ना सिर्फ 2 प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो ये वाला कंप्यूटर है इसका एक प्रोसेस किसी दूर दराज इलाके में पड़े कंप्यूटर के किसी प्रोसेस के साथ बात करे, ठीक है। तो ये जो मैसेज पासिंग का जो वो है तरीका है कम्युनिकेशन का, ये असल में इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हमने पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वो हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेसेस नहीं हैं, ये 2 कंप्यूटर्स जो कि बिल्कुल दूर दूर पड़े हों, दुनिया में कहीं दूर पड़े हों, वो भी उनके प्रोसेसेस भी एक दूसरे के साथ जब बात करना चाहे तो वो मैसेज पासिंग यूज़ करते हैं। और इसकी एक लाइब्रेरी है जिसको इम्पीच कहते हैं, IMPCH, ठीक है। ये एक साल में नहीं MPICH है, नाम भूल गया था, MPICH, ठीक है। ये हाई परफॉर्मेंस पोर्टेबल MPI है। ये एक लाइब्रेरी है, मैसेज पासिंग इंटरफेसेस को कहते हैं, और इसके थ्रू आप क्लस्टर्स वगैरह बना सकते हैं। ये C++ की लाइब्रेरी है, और इसके थ्रू मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करके इनसे मैसेज पासिंग करवा कर कोई एक काम ले सकते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, MPICH इज़ बेसिकली मैसेज पासिंग लाइब्रेरी। सिमिलरली अगर पाइथन में इस्तेमाल करना चाहें तो MPIPY है, ये भी एक लाइब्रेरी है। ये जो वो है MPI4PY, ये भी मैसेज पासिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये पाइथन में बनी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो बनाना चाह रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स के प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ बात कराना चाह रहे हैं, देन यू विल यूज़ MPIPY। ये क्लस्टर्स वगैरह में बनती है। हमने क्लस्टर बनाया था पिछले साल, तो उसमें हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ की थी। वो रास्पबेरी पाई का क्लस्टर था, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्लस्टर, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस किस्म का क्लस्टर आपने बनाना हो तो ये देखें इस तरह का एक क्लस्टर, ये 3 छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं। तो अगर आपने इस तरह के 3 कंप्यूटर्स को इकट्ठा करना है, देखें ये अब ये 4 इन्होंने बनाए हैं, हमने 5 कनेक्ट किए थे। देखिए इस तरह से ये सारे कनेक्ट कर दिए जाते हैं और इससे फिर कोई काम लिया जाता है। तो इस एक चिप में एक 1 GB की रैम है ना, तो अगर आपने इसको कंबाइन किया तो देखें आपके पास डायरेक्टली 4 GB की रैम बन गई है। तो अगर आप अपने लैब पे थोड़ा फोकस करें तो लैब में हमारे पास 30 कंप्यूटर्स पड़े होते हैं यूजुअली, और 30 में हर एक में 4 GB की रैम है। तो इमेजिन करें कि अगर आप कोई काम एक कंप्यूटर से लेना चाहें तो उसमें आपके पास 4 GB की रैम होगी, लेकिन अगर उन सब को आप कंबाइन करके एक क्लस्टर बनाएं और उनसे फिर आप कोई काम लें तो 30 × 4 यानी 120 GB की रैम होगी। तो एक सिस्टम में आपके पास 120 GB की रैम नहीं होती,
लेकिन अगर आप उनको कंबाइन करके उससे क्लस्टर बनाएंगे तो उससे फिर आप यानी काफ़ी वो ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा काम ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल, यानी सिर्फ कनेक्ट करना काफ़ी नहीं है, आप कनेक्ट करेंगे तो फिर भी आप उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको फिर कन्वर्ज करेंगे, तो इसके लिए फिर आपको अगेन किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि आप MPI या MPI-PY की लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं फॉर मैसेज पासिंग। दूसरा तरीका ये है, आई होप मैसेज पासिंग की आपको समझ आई होगी कि ये क्यू के थ्रू होता है। इसकी डिटेल्स हम फिर इधर डिस्कस नहीं करते फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहा थोड़ा सा हाई लेवल टॉपिक है, तो सिर्फ इतना ही समझिए जितना मैंने समझाया है। अच्छा, दूसरा तरीका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का वो है शेयर्ड मेमोरी। और शेयर्ड मेमोरी यूजुअली ये एक ही सिस्टम के अंदर की बात हो रही है कि एक कंप्यूटर है, उसी के अंदर दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस A है, एक प्रोसेस B है, और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करनी है, तो ये एक जगह मुख्तस कर देते हैं, एक शेयर्ड जगह मुख्तस कर देते हैं। ये प्रोसेस जो है ये यहाँ पे लिखता जाता है और दूसरा प्रोसेस यहाँ से रीड करता जाता है। ये प्रोसेस अगर लिखना चाहे तो ये यहाँ लिख देता है और ये यहाँ से फिर रीड करना स्टार्ट कर देता है। इसमें और इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इसकी जो शेयर्ड मेमोरी है वो यूज़र स्पेस में है, और इसकी जो शेयर्ड जगह है, जो मैसेज क्यू है, इट इज़ पार्ट ऑफ द कर्नल। तो ये स्लो होगा क्योंकि इसने पूरा सिस्टम कॉल करना होगा, फिर ये जगह सेव करेगा, जब ये रीड करेगा इसने भी सिस्टम कॉल करना होगा, तो कर्नल अवेयर होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस केस में सारा काम यूज़र स्पेस में हो रहा है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से बात कर रहा है विदाउट कंसल्टिंग द कर्नल, तो ये ज़्यादा तेज़ होगा, ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो लेकिन इसका मसला ये है कि ये सिर्फ फिर एक सिस्टम के अंदर होगा, इसके अंदर यानी ये प्रोसेस अगर बाहर से कोई प्रोसेस दूसरे इससे बात करना चाहे तो बाहर के प्रोसेस को फिर हम अपने शेयर्ड मेमोरी में अलाउ नहीं करते। तो इस वजह से दिस इज़ सूटेबल फॉर वन सिस्टम एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम डिस्कस करेंगे ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल, ये वाला डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, मैसेज पासिंग, क्योंकि मैंने कहा ना ये आपके उसमें है, स्लाइड्स में है, कि दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, ठीक है। अच्छा, नाउ वी कैन रीड दिस कि शेयर्ड क्या है और मैसेज पासिंग क्या है, इसको ज़रा सुने। शेयर्ड मेमोरी इज़ फास्टर वंस इट इज़ सेटअप। अगर जब ये शेयर्ड मेमोरी बन जाए, ये इस वाले की बात हो रही है, ये राइट वाले की, ठीक है, ये जो है इस वाले की बात हो रही है, शेयर्ड मेमोरी की, मैसेज पासिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है। जब ये बन जाए तो ये काफ़ी तेज़ होती है, बिकॉज नो सिस्टम कॉल्स आर रिक्वायर्ड एंड एक्सेस अकर्स एट नॉर्मल मेमोरी स्पीड्स। इसमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारा काम यूज़र स्पेस में हो रहा है, कर्नल इसमें है ही नहीं। हाउ एवर इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू सेटअप, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है इसका बनाना, एंड डजेंट वर्क वेल अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। जब आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हों तो उस केस में ये इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, उसके लिए फिर मैसेज पासिंग ज़्यादा बेहतर है, ये मैंने बता दिया है। शेयर्ड मेमोरी इज़ जनरली प्रेफर्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड क्विकली ऑन द सेम कंप्यूटर। ये कब ज़्यादा बेहतर है शेयर्ड मेमोरी? जब आपने ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी हो बिटवीन प्रोसेसेस ऑफ द सेम कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर में रहकर अगर दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करना चाह रहे हैं तो फिर शेयर्ड मेमोरी मॉडल ज़्यादा बेहतर है। मैसेज पासिंग क्या है? मैसेज पासिंग रिक्वायर्स सिस्टम कॉल्स फॉर एवरी मैसेज ट्रांसफ़र। मैसेज पासिंग ये लेफ़्ट वाला है, ये वाला, ये जो है इसमें क्या है कि ये सूटेबल है फॉर मल्टीपल कंप्यूटर्स, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स हों, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि हर एक मैसेज पास करने के लिए आपको कर्नल पे जाना पड़ता है, मैसेज कॉल सिस्टम कॉल करके, और रीड करने के लिए भी आपने बार बार कर्नल में जाना पड़ता है, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज़ स्लोअर, तो ये स्लो होता है, बट इट इज़ सिंपलर टू सेटअप एंड वर्क्स वेल अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये इसका सेटअप करना भी आसान है और ये मल्टीपल कंप्यूटर्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स में भी आप मैसेज पासिंग करा सकते हैं। मैसेज पासिंग इज़ जनरली प्रेफर्ड व्हेन द अमाउंट और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र इज़ स्मॉल। जब आपके पास डेटा का ट्रांसफ़र कम हो, यानी आपको देखें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा जाना है तो अगर इसका साइज़ कम होगा या उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर ये मैसेज पासिंग इंटरफेस ज़्यादा बेहतर है, ये मैसेज पासिंग ज़्यादा बेहतर है। when multiple computers are involved, अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं तो फिर ये ज़्यादा बेहतर है। अगर सेम कंप्यूटर में अपने मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो फिर शेयर्ड मेमोरी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क ये है। अच्छा जी, फिर इसका इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है इस शेयर्ड मेमोरी मॉडल का।
या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और ये आपको जगह जगह नज़र आएगा, ये आपको सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर में भी नज़र आएगा ये प्रॉब्लम। ये आपको मेरे ख्याल में कंप्यूटर साइंस में जहाँ भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो ये नज़र आएगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और ये अगेन दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपको ये समझ आए कि ये क्या है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप आगे के जो आने वाले टॉपिक्स हैं इसको समझ पाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर कहते हैं किसी चीज़ की प्रोड्यूस करने वाले को, दुकानदार को। फॉर एग्ज़ाम्पल दुकानदार एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है वो ग्राहक है, जो ख़रीदने वाला है उसको कंज्यूमर कहते हैं, जो बेचने वाला है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर क्या है, इसका आसान हल ये है कि लेट सपोज़ आपके पास एक लेट सपोज़ आपके पास एक जगह है और एक इसका प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर हो गया और ये आपका कंज्यूमर हो गया, ठीक है। और ये एक जगह है। तो लेट सपोज़ इस प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की और यहाँ रख दी, तो ये आपको आपके इस कंज्यूमर को ये जगह नज़र आ रही है क्योंकि ये जगह शेयर्ड है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये एक दूसरा प्रोसेस है और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो जब ये प्रोसेस जो प्रोड्यूसर है ये प्रोड्यूस कर ले किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल इसने एक वैल्यू 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये इस C को नज़र आता है कि इसने यहाँ 2 लिख दिया है, तो दिस C कैन कंज्यूम दिस, ये यहाँ से ये 2 उठा सकता है, ये 2 फिर यहाँ आ जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ से ये काट दिया जाएगा। तो जब ये कंज्यूम हो जाए, ये जो यहाँ आ जाए ये 2, तो इस प्रोड्यूसर को पता चलता है कि ये जगह खाली हो गई है एंड नाउ आई कैन राइट अनदर वन। तो यहाँ फॉर एग्जांपल ये 3 लिख देता है, तो ये 3 इस कंज्यूमर को नज़र आता है कि इसने 3 भी लिख दिया है, तो ये 2 यहाँ से हटा देता है या इसके लिए दूसरी जगह बना देता है। तो ये 3 ये कंज्यूमर यहाँ से पिक करके यहाँ डाल देता है एंड सो ऑन। तो इस तरह से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जाता है और कंज्यूमर कंज्यूम करता जाता है। अब इसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली एक काम नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करता रहे और कंज्यूमर कंज्यूम भी करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा फिर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, समझ आ रही है। इसलिए इसको कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को बाउंडेड कहते हैं, बाउंडेड, और दूसरे को अनबाउंडेड कहते हैं, बाउंडेड शेयर्ड मेमोरी और अनबाउंडेड, बाउंडेड बफर और अनबाउंडेड बफर। और ये लफ्ज़ बड़ा ऐसे कह लेंगे ख़तरनाक सा है, लेकिन दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई वो नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको इस लफ्ज़ को समझना है। बाउंडेड या अनबाउंडेड का क्या मतलब है? बाउंड्स कहते हैं बाउंड्रीज़ को, ठीक है, बाउंड्रीज़ को बाउंड्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है। तो बाउंड्स, जब मैं आपसे ये कहूँ कि अनबाउंडेड बफर क्या है या बाउंडेड बफर क्या है, तो इसका आसान जवाब ये है कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और इसने कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस कर ली, फॉर एग्जांपल इसने 2 प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो क्या ये इस कंज्यूमर का वेट करेगा जब तक ये 2 रीड ना हुआ हो, या ये दूसरा प्रोड्यूस भी कर सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि आप बाउंडेड बफर यूज़ कर रहे हैं या अनबाउंडेड बफर यूज़ कर रहे हैं। अगर अनबाउंडेड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो फिर तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा चाहे कंज्यूमर कंज्यूम करे या ना करे। किस केस में? जब आपके पास अनबाउंडेड हो, कोई बाउंड ना हो। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने 2 प्रोड्यूस किया, उसके बाद 3 प्रोड्यूस किया, इसके बाद 5 प्रोड्यूस किया, इसके बाद 8 प्रोड्यूस किया, इसके बाद 9 प्रोड्यूस किया, और ये प्रोड्यूस करता जा रहा है विदाउट वेटिंग फॉर द कंज्यूमर। इसको कहते हैं अनबाउंडेड। और ये इसका जो बफर है ये अनलिमिटेड होता है, इसमें जितने वैल्यूज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको बफर कहते हैं, ये जो जगह है इसको बफर कहते हैं, ठीक है ना, ये बफर है। तो ये बफर अगर अनबाउंडेड है, इसका मतलब है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन अगर इस बफर में सिर्फ एक वैल्यू आ सकती हो,
और ये प्रोड्यूसर तब ही इसमें कोई दूसरी वैल्यू लिख सकेगा जब तक इसमें जब तक ये कंज्यूम, या एक ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें टोटल 1 2 3 4 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आ सकती, तो ये भी बाउंडेड है, मतलब इसके बाउंड्स मौजूद हैं कि ये 1 से लेकर 5 तक इसकी बाउंड्स हैं। इस 5 से ज़्यादा इसमें फिर प्रोड्यूस नहीं हो सकती वैल्यूज़, तो ये भी बाउंडेड हो गया ना। या एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 50 60 100 जितने आप चाहें इसमें ये बन सकते हैं। ये बफर बाउंडेड है फिर भी, ठीक है। लेकिन जब इसकी लिमिट ना हो, कोई इसका कोई एंड ना हो, इसमें इन्फिनिट वैल्यूज़ आ सकें, तो तब ये फिर आपका अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अब 2 टाइप्स ही हैं। एक दोबारा सुने, अनबाउंडेड बफर कौन सा है कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे और वेट ना करे कंज्यूमर का, कंज्यूमर चाहे रीड करे या ना करे या जो भी हो, ये प्रोड्यूस करता रहे। और दूसरा जो बाउंडेड है वो क्या है कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे तो वो उतना प्रोड्यूस कर सके जितनी इसकी लिमिट्स हैं, और वो उसके बाद नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा तब तक जब तक ये कंज्यूमर इन में से किसी को कंज्यूम ना कर ले। फॉर एग्जांपल ये 9 इसने कंज्यूम कर लिया, तो अब एक जगह चूँकि खाली हो गई है, नाउ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस। समझ आ रही है? तो ये बाउंडेड वाला है। तो 2 टाइप्स हैं। इसमें अभी हम जो एग्ज़ाम्पल पढ़ने जा रहे हैं वो बाउंडेड का है, ठीक है। यानी उसमें बफ़र का जो साइज़ है वो फिक्स्ड है। तो मैं आपको अभी इसकी डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है, कि बाउंडेड, अच्छा इसको पढ़ भी लें, कोई मसला नहीं है। पैराडाइम फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, प्रोड्यूसर प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर प्रोसेसेस। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन को और कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक अनबाउंडेड बफर है, यानी प्लेस नो प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑन द साइज़ ऑफ द बफर। आपका जो साइज़ ऑफ द बफर है उसका कोई लिमिट नहीं होता। और बाउंडेड बफर कौन सा है कि इसका जो साइज़ है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब हमें पहले से पता है कि या इसमें 5 आएंगी या 6 आएंगी या 3 आएंगी या 4 आएंगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को फिर प्रोग्रामेटिकली समझाया गया है यूजिंग दिस प्रोग्राम, और ये पूरा डिटेल से एक प्रोग्राम है। मैंने इसको प्रोग्राम भी किया है और मैंने रन किया है, लेकिन मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आए। ये पहला एल्गोरिदम है जो कि हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। इसके बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आएंगे, जिसमें पीटरसन्स एल्गोरिदम है फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और आगे के चैप्टर्स में इसी तरह के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स आएंगे। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं वो उभर कर सामने आएंगी, ठीक है। आई एज्यूम कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो दिस इज़ प्री रिक्विजिट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह से डेटा स्ट्रक्चर प्री रिक्विजिट है, इस तरह से प्रोग्रामिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्री रिक्विजिट है। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्से में आप ये जो कंज्यूमर का जो पार्ट है इसको बिल्कुल फुल इग्नोर कर लें, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके समझने की फ़िलहाल। पहले इस प्रोड्यूसर पे फोकस करें, ये जो जगह है, और इसको समझने के लिए आपको कोई ख़ास यानी प्रोग्रामिंग की स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा कुछ बना के दे दिया है। ये इमेज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस भी इस पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक बफ़र है जिसका साइज़ है 4, यानी इसमें 4 वैल्यूज़ आ सकती हैं एक, और ये 0 1 2 3 ये इसके इंडेसेस हैं, ठीक है, ये इसकी एड्रेसेस हैं। यानी इसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इस 1 में मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इस 2 में मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इस 3 में मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो ये 3-4 जगह जो बनाए गए हैं, दिस इज़ बफ़र। और ये याद रखें, ये वो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, ये वो शेयर्ड जगह है जहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बफ़र बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो द आंसर इज़ कि ये बाउंडेड है, क्योंकि हमें बाउंड्रीज का पता है 0 1 2 3। तो ये 0 से लेकर 3 तक या 1 से लेकर 4 तक इसकी बाउंड्रीज़ हैं। तो बफ़र में फ़िक्स्ड वैल्यूज़ आ सकती हैं, ये इनफिनिट नहीं है, तो इसलिए ये बाउंडेड बफ़र है। पहली बात तो ये है। तो अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो इट कैन प्रोड्यूस अप टू 4 नंबर्स। समझ आ रही है? 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ ये नहीं बना सकता, और 4 भी गलत है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है।
चलें लेट्स स्टार्ट कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। देखें, इसमें पहली लाइन में हमने लिखा, ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा था, अगर ये ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें, इसमें एक वैल्यू है n इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास जो बफ़र में आ सकती हैं वो क्या है, वो 4 है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ बफ़र में आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है आइटम का, और ये आइटम का वेरिएबल अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। लेकिन अगर ये ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अगर मैं हटा भी दूँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा था। अच्छा, अब इसमें एक दूसरा वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम है इन, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है आउट, और इन दोनों की इनिशियल वैल्यूज़ जो है वो क्या है, दे आर 0। तो इन में फ़िलहाल 0 पड़ा हुआ है और आउट में भी फ़िलहाल क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। ये दो वैल्यूज़ इन और आउट में पड़ी हैं। ये आपको मैंने इधर वेरिएबल्स की जो स्टेटस है वो यहाँ पे मैं शो करूँगा ताकि आप क्लियरली समझ आए कि यहाँ क्या हो रहा है। अब इसमें एक ये जो बफ़र है, ये वाला बफ़र है, इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं 8 9 और 10 इंसर्ट करूँगा, या x y z इंसर्ट करूँगा, या जो भी वैल्यूज़ हों मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो वो वैल्यूज़ ये हैं, ये न्यू वैल्यू जो वेरिएबल है उसमें हमने कहा था ना कि हम बफ़र में इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, तो ये 1 2 3 इंफॉर्मेशन है, ऐसा कह लें, ठीक है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम 1 2 और 3 ऐसे रखेंगे, या शायद हम इसमें ABC रख लें, इस तरह से हम कोई चीज़ इसमें रखेंगे। फ़िलहाल हम 1 2 3 रख रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमने लिखा है while 1, और फिर while की बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो while 1 का हमेशा मतलब होता है C++ में कि while true, और आपने पाइथन अगर यूज़ किया है तो पाइथन में हम लिखते हैं while true, लेकिन true कीवर्ड आपकी C में नहीं है तो इस वजह से मैंने 1 लिखा है। 1 का क्या मतलब है, ये लूप इन्फिनिट चलेगा। इन्फिनिट का मतलब है कि जब तक ये प्रोग्राम बंद नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, ये इसका ये बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। बग़ैर अनकंडीशनली ये रन होता रहता है। अच्छा, किसी चीज़ को अगर हमने इन्फिनिटली रन कराना है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल को बस रीड करते रहो, कब तक बस रीड करते रहो, मैं जब तक ना कहूँ आप रीड करते रहो, तो ये इन्फिनिट हो गया ना। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर हमने एक नेस्टेड वाइल लगाया हुआ है, नेस्टेड वाइल यानी वाइल के अंदर एक वाइल है, और यहाँ हमने एक कंडीशन लगाई हुई है इन +1 इक्वल आउट। अब इन +1, इन में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ देखें इन में क्या पड़ा है, इनमें 0 पड़ा है। 0 + 1 इज़ इक्वल टू आउट। क्या 0 + 1 इक्वल टू आउट है, चेक करते हैं। 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1, और आउट में क्या पड़ा है, आउट में 0 पड़ा है। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो बॉडी है हम इसके अंदर नहीं आएंगे, हम इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे, ये जो जगह है यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब प्रोड्यूसर अपना पूरा काम कर लेगा। जब प्रोड्यूसर का काम ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करता है, जब प्रोड्यूसर का काम ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये कंज्यूमर का वेट करेगा ना। तो ये वो जगह है कि जहाँ पर आपके पास इस बफ़र में स्पेस ख़त्म हो जाए। जब इस बफ़र में स्पेस ख़त्म हो जाएगी तब ही ये कंडीशन ट्रू होगी। फ़िलहाल बफ़र बिल्कुल खाली है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ये कंडीशन ट्रू होगी लेकिन थोड़ी देर में। अच्छा चलें, अब ये जो बफ़र है इसके इन इंडेक्स पे इन में क्या पड़ा हुआ है, इनमें 0 पड़ा है ना, इनमें अभी 0 पड़ा है। तो क्या जो बफ़र ऑफ 0 है उसमें आप नई वैल्यू पुश कर दो। नई वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो जो 1 है वो बफ़र ऑफ 0 में पुश कर दो। तो बफ़र ऑफ 0 में हम क्या डाल देंगे, 1, यानी इन अदर वर्ड्स हमने बफ़र में पहली वाली वैल्यू एंटर कर दी। अब हम इन दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। इन दोबारा से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इन +1 मॉड्यूलो n। n क्या है, n 4 है, ये जो ऊपर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इन क्या है, in, ये अभी फ़िलहाल हमारे पास 0 ही है, ठीक है। तो 0 + 1 से क्या बनता है, 0 + 1 से 1 बनता है। और 1 मॉड्यूलो 4 से क्या बनता है, 1 मॉड्यूलो 4 मतलब 1 का रिमाइंडर अगर 4 पे डिवाइड कर दिया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो ये आप सिंपली गूगल ही से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और रिमाइंडर 4 लिख दें और एंटर कर दें तो आपको इसका मॉड्यूलो आ जाएगा कि अगर 1 को आप मॉड्यूलो करते हैं 4 से तो इसका मॉड्यूलो क्या आता है, 1। समझ आ रही है। आप ये पूरा भी कर सकते हैं, n + 1 =
जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहें गूगल में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस लाइन के कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आया, इन में क्या पड़ा हुआ है 0 + 1 मॉड्यूलो 4, इससे क्या आया 1 मॉड्यूलो 4, तो 1 मॉड्यूलो 4 से 1 आया, तो इन की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, वो 1 हो गई। तो यहाँ पर ये 0 जो लिखा हुआ है इसको मैं हटाकर यहाँ अब क्या लिख रहा हूँ 1, ये एक आइट्रेशन हो गई, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है 1। तो अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और आउट में भी 0 ही है, ठीक है। इन कैलकुलेशंस को भी फ़िलहाल हटा देते हैं। अब दोबारा से इस लूप में हम आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा आ गए क्योंकि ये लाइन तो ख़त्म होगी ना, और हम यहाँ पर आ गए। अब दोबारा वाइल को चेक करते हैं, वाइल इन, ये जो इन है, इन में भी 1 पड़ा है ना, तो 1 + 1 इक्वल टू आउट, क्या 1 + 1 आउट के बराबर है, तो 1 + 1 से क्या बना 2, 2 इज़ इक्वल टू आउट, तो नहीं बराबर ना, 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये तो इसके बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई। हम दोबारा इस लाइन पर आ गए और हमने क्या लिखा कि बफर ऑफ इन में अभी क्या पड़ा है 1, तो बफर ऑफ 1 में नई वैल्यू पुश कर दो, तो नई वैल्यू लेट सपोज हमने यहाँ पर अब 2 लिख दी है, तो ये अब 2 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू वैल्यू बफर ऑफ इन में, अब इन 1 है तो 1 वाले में 2 पुश कर दिया जाएगा, 2 एक वैल्यू है, ये यहाँ पर पुश कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से इन कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अब दोबारा देखें 1 + 1 मॉड्यूलो 4, इससे क्या बनता है, ये आप डायरेक्टली गूगल में लिखें 1 + 1 मॉड्यूलो 4, इससे बनता है 2, समझ आ रही है। तो यहाँ अब क्या होगा, इससे 2 बन जाएगा, तो इन में अब क्या पड़ा है, इन में अब 2 की वैल्यू पड़ी है, तो ये हटा दें और यहाँ लिख दें 2, समझ आ रही है। अब दोबारा से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, तीसरे लूप में। अब वाइल, अब दोबारा से चेक करते हैं, इन में क्या पड़ा है 2, 2 + 1 इक्वल आउट, 2 + 1 इक्वल आउट, क्या मतलब कि 3 इज़ इक्वल टू आउट, तो क्या 3 0 के बराबर है, आउट में 0 पड़ा है ना, तो क्या 3 0 के बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये दोबारा से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम दोबारा से इस लाइन में आ जाएंगे, इन में क्या पड़ा है 2 पड़ा है, तो बफर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू लेट सपोज इसके बाद हम 3 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो बफर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम एक नई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे और वो वैल्यू होगी 3। तो अब बफर में 3 वैल्यूज़ हमने पुश कर दी हैं। इसके बाद दोबारा से ये कैलकुलेट होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इन में क्या पड़ा है 2, 2 इज़ इक्वल टू 2 + 1 यानी 3 बन जाएगा। 3 मॉड्यूलो n से क्या आता है 3 मॉड्यूलो 4 से, तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं दोबारा से कि 3 या इधर से इसको 2 + 1 कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 + 1 मॉड्यूलो 4 से क्या बनता है 3 बनता है, समझ आ रही है। तो अब हमारे पास जो इन की वैल्यू है वो 2 से हटकर क्या हो गई है 3 बन गई है, यानी एक एक इसमें इजाफा हो रहा है। अब हमारे पास जो इन वेरिएबल है उसमें हमारे पास वैल्यू पड़ी है 3 की, ये 3 हो गई, ठीक है। अब 3 जो वैल्यू है ये आपके इन में पड़ा है और हम दोबारा से इस जगह से यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसको ज़रा चेक करें, इन + 1 यानी 3 + 1 इज़ इक्वल टू आउट, क्या 3 + 1 आउट के बराबर है, यानी 4 आउट के बराबर है, यानी इसको चेक कर दें, इन + 1 इज़ इक्वल टू आउट, यानी 4 इज़ इक्वल टू 0, तो नहीं बराबर ना, 4 भी 0 के बराबर नहीं है। तो हम इस जगह से बाहर आ जाएंगे और हम बफर में एक नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी। एक सेकेंड यार, अच्छा जी मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी और वो ये है, मैं भी सोच रहा था कि ये क्यों एंड नहीं हो रहा, और वो ये है, ये रेड वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इसमें ये %n मिस हो गया था मुझसे, ठीक है। तो ये असल में मैं वो इस वाले को मैंने कॉपी किया था, तो इस वजह से ये %n मुझसे रह गया था। असल में इसकी जो वो कंडीशन है, टर्मिनेशन कंडीशन है, वो ये %n वाली है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं ताकि आपको जिनको क्लियर नहीं है तो वो दोबारा से क्लियर हो जाए। इसमें ये सिर्फ एक कंडीशन चेंज हुई, सिर्फ एक लाइन चेंज हो गई है, तो इसको दोबारा से देखते हैं, बाकी तरीका वही है। अब शुरू से देखें, लेट सपोज़ हम इसमें 1 पुश करना चाह रहे हैं, तो देखें वाइल ट्रू, वाइल इन में क्या पड़ा हुआ है, इन में फ़िलहाल 0 पड़ा है, ठीक है, यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, इन में फ़िलहाल 0 है, ठीक है। और यहाँ मैं 1 पुश करना चाह रहा हूँ इस जगह पे, तो मैं लिखूँगा इन + 1 मॉड्यूलो n इज़ इक्वल टू आउट,
तो इसका क्या मतलब है कि इन के साथ एक ऐड करो, 0 के साथ एक ऐड करो तो 1 बन जाएगा। तो 1 मॉडुलो n, 1 मॉडुलो 4 से क्या आता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मॉडुलो 4 से 1 आता है। और क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है बराबर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम 1 पुश कर देंगे, फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को पुश करेंगे, फिर इस तरह से तीसरी वैल्यू को पुश करेंगे, तो 3 वैल्यूज़ इस तरह से पुश हो जाएंगी जिस तरह से हम अभी कर रहे थे, ठीक है। और लेट्स सपोज हमने 3 वैल्यूज़ अभी पुश कर दी हैं, 3 वैल्यूज़, ठीक है। तो जब हम 3 वैल्यूज़ पुश करेंगे तो ये जो इन है इसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी इट विल बी 3, इसके अंदर 3 वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले थी, इसके अंदर 3 पड़ा होगा, ठीक है। अब हम पुश करना चाह रहे हैं 4 की वैल्यू को यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इन में क्या पड़ा है? 3 पड़ा है। 3 + 1 = 4। 4 मॉड्यूलो 4 से क्या आता है, तो कर दें 4 मॉड्यूलो 4 से, तो इसमें आपके पास आता है, एक सेकेंड, हाँ क्या, हाँ यहाँ इसको देख लें। 4 मॉड्यूलो 4 से आपके पास आता है, गलत हो गया, 4 मॉड्यूलो 4 से आपके पास आता है 0, ठीक है। क्योंकि 4 का जो, अगर 4 का आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा आपके पास 0 आता है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो वो है, यानी आपका जो क्या कहते हैं, ये कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, ये फॉल्स नहीं रहती, ठीक है। तो 4 = 4। तो इस केस में हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट वैल्यू है 4 वाली, ये इस बफर के अंदर पुश नहीं हुई, समझ आ रही है। हम पुश करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुई। तो इससे एक बात आप याद रखें कि जितना आपका बफर का साइज़ होगा उससे एक कम आप पुश करेंगे, उससे ज़्यादा, मतलब अगर आपके पास 4 का बफर है तो इसमें टोटल 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं। ये वाला बफर हमेशा ज़ाया होगा, ठीक है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा, चाहे आप कंज्यूम करें या आप इसको प्रोड्यूस करें। इन दोनों केसेस में इस बफर में ये जो लास्ट वाली बिट है, ये लास्ट वाली जो जगह है, ये रीडेबल नहीं होगी या राइटेबल नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास बफर का साइज़ 4 है तो इसमें टोटल वैल्यूज़ 3 आ सकेंगी। अगर बफर का साइज़ 5 है तो इसमें टोटल 4 आ सकेंगे। अगर इसका साइज़ 100 है तो इसमें 99 वैल्यूज़ आ सकेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिर्फ ये एक कंडीशन का इसमें इजाफा हो गया था, तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। चलें, अब इसके अलावा इसके बाद कंज्यूमर की बारी है। अब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर जो है अब कंज्यूमर ने क्या करना है, अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर वेट कर रहा है। क्योंकि हम इस कंडीशन के अंदर हैं, इस लूप के अंदर हैं और इसमें हमने कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वेट कर रहा है कंज्यूमर का, क्योंकि इसके पास अभी जगह ख़त्म हो गई है। जब तक ये जगह ख़त्म हो जाएगी, ये जगह भरी होगी, तब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। जब ये जगह खाली होगी तब ही आपका जो वो है प्रोड्यूसर है दोबारा से प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो अब कंज्यूमर की बारी है कि वो इस बफर से रीडिंग स्टार्ट करे। तो इसी तरीके से हमने बफर का साइज़ यह लिखा है कि हमारे पास 4 है लेकिन वैल्यूज़ इसमें 3 आ सकेंगी। इन जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, आउट भी 0 से स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट वैल्यू जो कंज्यूम हो रही है वो क्या है, नेक्स्ट कंज्यूम का मतलब इसी तरह से है जिस तरह से ये न्यू वैल्यू है कि हम कौन सी वाली वैल्यू को कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो इन है वो फ़र्ज़ कर लें 3 है या 2 है, जो भी वैल्यू है आपकी। तो ये जो कंडीशन है ये तब ट्रू होगी जब आप वेट करेंगे अपने प्रोड्यूसर का, ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज़ रीड हो जाएंगी। तो पहले उसमें ये कंडीशन फॉल्स है, हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम लिखेंगे बफर ऑफ आउट। बफर ऑफ आउट का क्या मतलब है कि बफर ऑफ आउट में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको कंज्यूम वेरिएबल में डाल दो, इन अदर वर्ड उसको कंज्यूम कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो बफर ऑफ आउट में वैल्यू पड़ी है, बफर ऑफ आउट में आउट वेरिएबल में क्या पड़ा है, उसमें 0 पड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, बफर ऑफ 0 में जो भी कुछ पड़ा है उसको कंज्यूम करो, यानी उसको हटाओ। तो बफर ऑफ 0 में 1 पड़ा है, तो अब क्या होगा, आपका जो वो है ये जो है ये जगह खाली कर दी जाएगी, ये एक वैल्यू रीड हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हम आउट वैल्यू जो है वो, चूँकि हम ये एक वैल्यू हमने रीड कर ली और आउट का जो उस है उसमें 0 पड़ा है, तो अब इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखा, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, आउट +1 मॉड्यूलो n। आउट +1 क्या मतलब 0 + 1 मॉड्यूलो 4।
0 + 1 मॉडुलो 4 से हमने इधर भी देखा कि इससे 1 आता है, तो आउट की वैल्यू 0 से हटकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हम हटा देंगे और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है दिस विल बिकम 1, ठीक है, ये हमारे पास 1 बन जाएगी। तो अब चूंकि इसमें 1 पड़ा है तो हम दोबारा से यहाँ आ जाएंगे, क्या 0 1 के बराबर है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हम अभी क्या लिखेंगे, बफर ऑफ 1 में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको नेक्स्ट कंज्यूम में डाल दो, नेक्स्ट वेरिएबल में डाल दो। इन अदर वर्ड्स इस जगह से ये वैल्यू रीड कर लो और ये जगह को खाली कर दो। तो 2 वैल्यूज़ अब रीड हो गई हैं। अब दोबारा से इस लाइन में आ गए हैं। इस लाइन में आ जाने के बाद हम क्या लिखते हैं कि आउट इज़ इक्वल टू आउट + 1, आउट में 1 पड़ा है तो 1 + 1 मॉडुलो n यानी 1 + 1 मॉडुलो 4, इससे 2 मॉडुलो 4 बनता है जिससे 2 आता है। अगर आप 4 को 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आता है। इन अदर वर्ड्स ये जो आउट है ये 1 के बजाय अब 2 बन गया, ठीक है, इसमें अभी 2 पड़ा है, ठीक है। तो जब 2 पड़ा है तो हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे, क्या 0 जो है वो 2 के बराबर है, नहीं है, तो हम दोबारा से यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट कंज्यूम में और हम लिखेंगे बफर ऑफ आउट यानी बफर ऑफ 2 में जो भी कुछ पड़ा है उसको रीड करो और नेक्स्ट कंज्यूम में डाल दो। इन अदर वर्ड्स ये वाली वैल्यू भी रीड हो गई है। तो अब तीन की 3 वैल्यूज़ रीड हो गई हैं और हमने वो नेक्स्ट कंज्यूम में डाल दी हैं। अब ये लाइन दोबारा रन होगी तो हमने लिखा है आउट इज़ इक्वल टू आउट + 1 मॉडुलो n। इसका क्या मतलब है कि 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 मॉडुलो 4। 3 मॉडुलो 4 से 1 आया, हमने इसको दोबारा से रीड किया। जब इसकी वैल्यू 3 बन जाए, ये जो लास्ट आइट्रेशन थी इस पर इसकी वैल्यू 3 बन गई थी ना, तो यहाँ पे भी पड़ा है 3। तो इस 3 इज़ इक्वल टू 3 + 1 यानी 3 + 1 जब करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 मॉडुलो 4 से क्या आया, 0। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इन में भी 0 पड़ा है और आउट में भी 0 पड़ा है। तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हम प्रोड्यूसर को बता रहे हैं कि जितनी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे राइट की थी वो सारी की सारी हमने रीड कर ली एंड देन यू शुड कंटिन्यू एंड स्टार्ट राइटिंग अगेन। तो चूँकि ये बफर अब खाली है, इसमें भी कुछ भी नहीं पड़ा, तो प्रोड्यूसर इसमें दोबारा से प्रोड्यूसिंग कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपका एक प्रोड्यूसर का जो प्रोसेस है वो कंज्यूमर प्रोसेस के साथ बात कर रहा है, इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है यूजिंग अ शेयर्ड बफर। समझ आ रही है? तो दिस वाज द फर्स्ट एल्गोरिदम कि जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वैल्यूज़ पास करते रहते हैं और एक दूसरे का वेट करते हैं जब तक एक पूरे तरीके से कोई चीज़ प्रोड्यूस ना कर ले, और फिर कंज्यूमर जो है वो तब तक प्रोड्यूसर वेट करता है जब तक पूरे का पूरा जो बफर है वो कंज्यूम ना हो जाए। जब पूरा का पूरा बफर कंज्यूम हो जाए तो उसके बाद फिर प्रोड्यूसर दोबारा से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एंड सो ऑन। और इस तरह से इन दोनों की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन या मैसेज पासिंग होती रहती है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और इसको एक दफ़ा अगर आप रन कर लें तो भी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन नहीं है तो फिर इसको ज़रा समझें क्योंकि दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये आगे भी आएगा। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।